नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है यूपी आरवीएनएल TG2 इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है और यह पेपर जो है 22 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इससे के पहले के पार्ट हमने 5 पार्ट में वीडियो 25-25 करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और टोटल इस क्वेश्चन के 125 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। इस वीडियो में हम 126 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बिना देर किए क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। 126 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि डीसी मशीनों में आर्मेचर प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन की बात किया जाए तो इसमें दो प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन पाए जाते हैं। एक तो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा जो होता है वह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होते हैं। ये दो प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन होते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में होता क्या है तो इसमें मेन जो फ्लक्स होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है। इसके बाद जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है इसमें क्या होता है तो इनके मेन फ्लक्स में फ्लक्स की मात्रा जो होती है एयर गैप में वो कम होने लगती है। साथ ही साथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में टर्मिनल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कांस्टेंट रहता है और इसमें मेन फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है। सिर्फ अंतर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में ये होता है कि इसके मेन फ्लक्स में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है इसमें क्या होता है कि मेन फ्लक्स में फ्लक्स की कमी होने लगती है, साथ ही साथ जो वोल्टेज होता है बिल्डअप होना वो कम हो जाता है। अब स्टेटमेंट को पढ़ना है, आंसर सही करना है। अब पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मुख्य अभिभव में शुद्ध अपचयन रिडक्शन को अनुचुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। रिडक्शन को हम अनुप्रस्थ चुंबकीय प्रभाव नहीं कहते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि वायु अंतराल पेरीफेरी एयर गैप पेरीफेरी के साथ मुख्य क्षेत्र अविवाह की विरूपण डिस्टॉर्शन को विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। देखिए, डिस्टॉर्शन जो होता है ना वह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव में होता है, डीमैग्नेटाइजिंग विचुंबकन प्रभाव में नहीं होता है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। डिस्टॉर्शन जो होगा क्रॉस में होगा, जबकि सेकंड जो स्टेटमेंट कह रहा है कि विचुंबकन में प्रभाव में होता है, तो ये गलत है। यानी इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। डीसी मशीन में याद रखिएगा दो प्रकार के मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होते हैं और उन दोनों का हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको उस डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पदार्थ मुक्त आकाश फ्री स्पेस की तुलना में चुंबकीय विभव का बेहतर संचालन करता है। तो देखिए, मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें परमिएबिलिटी जो होती है, चुंबकशीलता जो होती है वो दो होती है। एक तो होती है μ0 एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और इसका मान जो होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। और एक जो होता है वह रिलेटिव परमिएबिलिटी सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, इसे μr से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मान 1 होता है। तो ये जो है बेहतर संचालन के लिए फ्री स्पेस के तुलना में बेहतर संचालन कौन सा करेगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी करती है, और यही पूछा है तो इसको हम सापेक्ष चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकशीलता भी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी होगा आपेक्ष परागम्यता यानी चुंबकशीलता
बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। इस एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान आप सब याद जरूर रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक और टर्म आ रहा है प्रतिष्ठंभता, यह रिलक्टिविटी भी इसे हम बोलते हैं। और रिलक्टेंस जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आबंध में अत्यधिक विद्युत और उष्मा चालकता प्रदर्शित होती है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है। तो देखिए इसमें बॉन्ड के टर्म्स में जाएंगे तो आप ऑप्शन जो बी देख रहे हैं कि आयनिक बंध लिखा है। आयनिक बंध जो होता है यह किसमें होता है, तो जैसे NaCl का बनना, जैसे नमक का NaCl का बनना, तो ये जब टूटता है अपने अणुओं में तो N पर पॉजिटिव और Cl पर निगेटिव एक एक चार्ज होता है। ऐसा तो NaCl जो होता है ये आयनिक बंध के अंतर्गत आता है। उसके बाद जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उसके अंदर यदि बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा होता है, तो सहसंयोजक बंध होता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो वो सहसंयोजक बंध होता है। अब रही बात कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके अंतर्गत हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है, तो वह मेटालिक बॉन्ड होता है। यानी धात्विक बंध के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन का टूटना बंद होता है वो मेटालिक बॉन्ड के अंतर्गत आता है। मेटालिक बॉन्ड के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट आएगा इसी बॉन्ड के अंतर्गत आएगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेटालिक बॉन्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सहसंयोजक बंध पूछा जाता है, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके अंदर बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इस लाइन को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन कि सर्पी वलय मोटर की तुलना में पिजरी प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। देखिए अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात किया जाए और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात किया जाए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए दोनों की स्टेटर संरचना की बात किया जाए तो दोनों की स्टेटर संरचना जो होती है वो सेम होती है, लेकिन रोटर का जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। स्लिप रिंग में जाएंगे तो स्लिप रिंग के रोटर जो यूज होते हैं वो बाउंड रोटर यूज होते हैं और इन पर स्टार बाइंडिंग स्थापित की जाती है। और स्क्वायरल केज में जब आप जाएंगे तो इसके रोटर पे दो एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट छड़ें स्थापित कर दी जाती है और इसमें कोई भी कार्बन ब्रश स्क्वायरल केज में और कोई भी स्लिप रिंग और कोई भी रिहोस्टेट नहीं लगा रहता है, मतलब वायर रेजिस्टेंस नहीं लगा रहता है। लेकिन स्लिप रिंग में क्या है कि स्लिप रिंग में वायर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, दो कार्बन ब्रूस लगे रहते हैं, दो स्लिप रिंग भी लगी रहती है। और इसमें इसके रोटर पर भी, स्लिप रिंग के रोटर पर भी स्टार बाइंडिंग होती है, इसीलिए इसमें मटेरियल्स कॉपर वायर ज़्यादा लगते हैं, तो फिर कॉपर का लॉसेस भी इसके अंदर ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्पाइरल केस के। इसीलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी जो होती है वो घट जाती है क्योंकि इसके अंदर कॉपर लॉस ज़्यादा होने लगता है। अब पावर फैक्टर के मामले में कहेंगे तो पावर फैक्टर स्लिप रिंग का ज़्यादा होता है और स्क्वायरल केस का कम होता है। दक्षता में आप जाएंगे तो इफिशियंसी स्क्वायरल केस की ज़्यादा होती है लेकिन स्लिप रिंग की कम होती है, यही कॉपर वाइंडिंग के वजह से। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि गलत स्टेटमेंट बताइए। ऑप्शन जो ए कह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि सर्पी वलय मोटर यानी स्लिप रिंग मोटर की तुलना में स्क्वायरल केज मोटर में कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए पहला जो कह रहा है कि ताम्रहास अधिक होता है,
ताम्रहास स्क्वायरल केस में नहीं होता है, स्लिप रिंग में होता है, और ये कह रहा है कि स्क्वायरल केस में है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जितने भी हमने डिफरेंसेस आपको बताए हैं आप उसको ज़रूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय अभिभव घनत्व यानी बी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल एच और पारगम्यता चुंबकशीलता म्यू के बीच संबंध क्या होता है। तो इसके बीच जो संबंध होता है वो म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है। ये चुंबकशीलता परमिएबिलिटी है और एच जो है चुंबकन बल है और बी जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो यहाँ से जब आप बी का मान निकालेंगे तो क्रॉस इसमें गुणा हो जाएगा, तो फाइनली फार्मूला बनेगा बी इक्वल टू म्यू एच। यही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बी बराबर म्यू एच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये ड्राइंग से है और इसको देख करके आप सबको बताना है कि 130 नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस फिगर को देख करके, सिंबल्स को देख करके ये किसका सिंबल्स है। तो देखिए पहले नंबर ये एरिया पूरा डार्क है, डार्क में भी यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इसके विकर्णवत में आप देखेंगे तो डॉटेड लाइन है विकर्णवत में। तो विकर्णवत में डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है कि यह मेन स्विच का बोर्ड है, मेन स्विच है। इसके बाद भी इसमें क्या कंडीशंस है कि यह बिना स्विच वाला है, क्यों, इसमें डॉटेड लाइन आई है इसीलिए। ऑप्शन बी जब आप देखेंगे तो लिखा है कि बिना स्विच वाला मुख्य स्विच बोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें डॉटेड लाइन आ रही है जो कि संकेत उसी का है, विदाउट स्विच का है। अगला जो क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन की विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक। करंट का एसआई यूनिट्स पूछा है, तो करंट की एसआई यूनिट्स जो होती है वो एम्पियर होती है। अब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और ऑप्शन देख लेंगे आप तो फैराडे जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है फैराडे, लेकिन अगर फैराड रहता तो वह धारिता का मात्रक होता। इसके बाद सीमेन जो होता है चालकता का मात्रक होता है और कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक है। इस पे आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे, जो भी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा। अगर यह फैराडे लिखा है तो यह आवेश का मात्रक है, अगर फैराड लिखा रहता तो ये सी धारिता का मात्रक होता। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन कि मूविंग कॉइल उपकरणों में डॉट अवमंदन प्रदान किया जाता है, मतलब कि एमसी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में कौन से डैम्पिंग टार्क का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहले तो जानिए एमसी का मतलब है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। यह केवल डीसी पे वर्क करता है और करंट एंड वोल्टेज दोनों को मेजर करता है। इसमें जो हम डैम्पिंग टार्क के रूप में प्रयोग करते हैं वह भंवर धारा यानी एडी डैम्पिंग टार्क उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो करंट के समानुपाती होता है, इसीलिए कहा जाता है कि एमसी यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का पैमाना जो होता है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। इसके साथ ही साथ एक और आता है एमआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है एसी प्लस डीसी दोनों पर समान रूप से वर्क करता है और इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, इसीलिए एमआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कि इसका पैमाना अरेखीय होता है। इसके बाद इसका टार्क अपान वेट रेशियो जो होता है लो होता है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी भी लो होती है, लेकिन एमसी का टार्क अपान वेट रेशियो हाई होता है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी इसके मुकाबले ज़्यादा होती है एमसी की। ये सब इसके संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप सब ज़रूर इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन
134 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट के लिए फास्फोरस का उपयोग प्रदीप्ति लैंप के अंदर किया जाता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल का प्रयोग किसी फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्यों किया जाता है? तो उसके द्वारा जो अदृश्य प्रकाश होता है उसे हम दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए हम फ्लोरेसेंट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम उसे आसानी से देख पाएं, मतलब सीधा सीधा दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए। और इसमें सबसे पॉपुलर जो कि एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है वो कौन सा मटेरियल होता है? तो वह जिंक सिलिकेट होता है। जिंक सिलिकेट कहता है कि किसी फ्लोरेसेंट लैंप में जिंक सिलिकेट की कोटिंग की गई है तो उसके द्वारा प्रकाश का कलर कैसा होगा? तो इसको याद रखेंगे आप सब, हरा होता है। और फ्लोरेसेंट मटेरियल प्रयोग करने से क्या होगा कि वह हमें देखने में सुविधा प्रदान करता है। देखिए ऑप्शन बी कह रहा है कि नेत्र सुखकारी प्रकाश उत्पन्न करने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस लाइन को भी आप सब याद जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के पीछे चुंबकीय अभिभाव घनत्व का पश्चता यानी लैग को डॉट डॉट कहा जाता है। जो हमारा BH लूप बनता है जिस पर H होता है और ये B होता है, और कोई भी हमारा लौह मटेरियल H से कुछ पीछे रह जाता है B, उसे ही हम हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं और इसे हिस्टेरिसिस लॉस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो ये जो एरिया होती है ये क्या है? तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। किसी भी मटेरियल का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो वो अपने अंदर जो उस मैग्नेट का गुण धारण कर लेता है तो वही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। अब वहां से मेन मैग्नेट को हटा देंगे तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहता है, वही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। फिर ये क्या है? तो ये कोएर्सिव फोर्स होता है। इसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कोएर्सिव फोर्स लगाया जाता है। तो ये लाइंस भी पूछी जाती है, आप सब इसको याद रखिएगा कि इस एरिया को हम क्या कहते हैं? तो कोएर्सिव फोर्स निग्रह बल बोला जाता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद इस लाइन को बोला जाता है, तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा? तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोला जाता है। तो इसको भी आप सब जरूर याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे? तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो हिस्टेरिसिस होगा। इसे हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो कोई भी अगर कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें करंट का भी फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टिव मटेरियल में करंट के फ्लो का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो करंट के किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें और भी याद रखिएगा कि जो भी कंडक्टिव मटेरियल है अगर अच्छा वह कंडक्टिव मटेरियल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है वह उतना ही अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होता है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि किसी सर्किट में करंट का जो फ्लो होता है जिस सिरे से, उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसको आप सब ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा स्टार्टिंग विधि, स्टार्टिंग मेथड एकल फेज AC तुल्यकाली विधि का एक उपयोग करता है? सिंगल फेज
सिंक्रोनस मोटर की बात किया जाए तो इसमें मोटर आती है दो, एक तो आती है रिलक्टेंस मोटर और दूसरी जो आती है वो हिस्टेरिसिस मोटर होती है। अब यही सिंगल फेज मोटरों को हमें सिंगल फेज में स्टार्ट करना है तो इसे हम डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं सिंगल फेज में। ऑप्शन जो है सी में दिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मोटरें होती है नॉइसलेस ऑपरेटेड होती हैं, कांस्टेंट स्पीड पे चलती हैं और सिंक्रोनस मोटर की एक विशेषता रहती है कि यह तीनों पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो सकता है। कहने का मतलब है कि लीडिंग पे भी ऑपरेट होता है, लैगिंग पे भी ऑपरेट होता है और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट होता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिगर से देख करके आपको बताना है कि ये क्या है। अब इसमें आप देखिएगा कि ये है क्या। देखिए 138 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिखाया गया है कि उपरोक्त मतलब इस आरेख में उपरोक्त आरेख में संख्या 2 द्वारा दर्शाया गया ट्रांसफार्मर के किस भाग को दिखाया गया है। दो से तो दो से यहाँ देखिए दो से किस भाग को दिखाया जा रहा है, इस बेलनाकार पार्ट को दिखाया जा रहा है, तो इसे हम कंजर्वेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कंजर्वेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंजर्वेटर का काम क्या होता है ट्रांसफार्मर में, तो जब ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता है तो उसके मेन टैंक में जो ऑयल है वो हीटअप होता है, हीट होता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो बढ़ता है आयतन तो फिर उसको स्थान चाहिए, उसी समय स्थान उस ऑयल का कंजर्वेटर देता है। और पुनः जब उस ट्रांसफार्मर पर से लोड घटता है तो क्या होता है, तो वह जो ऑयल है ठंडा होता है तो पुनः उसका आयतन कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो वह मेन टैंक में चला आता है, तो उसी के प्रसार को वो स्थान देता है कंजर्वेटर। अगला क्वेश्चन जो है 139 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ जब इसको आप इंग्लिश साइड में देखेंगे तो इसका नाम जो आएगा वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वह मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स के ठीक विपरीत में यह कार्य करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फेरस ऑक्साइड आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड आ जाएगा, ये सब इसके मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ हेमेटाइट भी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही एग्जाम्पल होता है। यहाँ पूछा है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कौन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेमेटाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों को डाट डाट की सहायता से योक से जोड़ा जाता है। जो पोल होते हैं वह योक में यानी फ्रेम में यानी बॉडी में कैसे लगाए जाते हैं, तो दो तरीका होता है, या तो उन्हें वेल्ड कर दिया जाए मतलब वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया जाए, या उन्हें नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाए। ऑप्शन जो है सी में दिया है बोल्ट्स एंड वेल्डिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है प्यारे साथियों कि यहाँ पे जो एक पोल शू लगाया जाता है वो पोल कोर के साथ कैसे जुड़ा रहता है, तो ये काउंटर संक स्क्रू द्वारा जुड़ा होता है पोल शू, और ये बोल्ट्स एंड वेल्डिंग के द्वारा जोड़े जाएंगे ध्रुव किससे, स्टेटर से यानी बॉडी से, योक से, फ्रेम से। अगला जो क्वेश्चन है ये 141 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय संधारित्र होता है, कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जो
पोलराइज मतलब पोलैरिटी वाला कैपेसिटर होता है। तो पोलैरिटी वाला जो कैपेसिटर होता है वह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे दर्शाए जाते हैं और इनका कनेक्शन करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है पोलैरिटी का। अगर विपरीत पोलैरिटी जुड़ती है इस कैपेसिटर की तो फिर ये ब्लास्टिंग करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा जिसमें पोलैरिटी होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन कि कोर और आच्छादक के बीच मतलब शीट्स मेटालिक शीट्स के बीच प्रयुक्त वोल्टेज कितना होगा जब आर परावैद्युत की बाह्य त्रिज्या और मैक्सिमम ग्रेडियंट जी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम ग्रेडियंट विद्युत प्रतिबल अंतः आवृत्त ग्रेडिंग के पीक वैल्यू को निरूपित करता है। तो इसमें पीक वोल्टेज के लिए जो इसका मान होगा वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम ग्रेडियंट अपान 1.881 होता है। इसी को आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस और ये ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा वोल्टेज के टर्म्स में अपान 1.881 हो जाएगा। यही चीज़ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब केबल में ग्रेडियंट जाएंगे तो ग्रेडियंट का मतलब होता है हर केबल के हर लेयर में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समान करना, और ये ग्रेडियंट जो होता है वो दो होता है, इंटरशीथ ग्रेडिंग और एक होती है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। अगला जो क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो चालक के बीच की दूरी को एक निश्चित सीमा से बढ़ाया जाता है तो फिर किरीट हानि क्या होगी। किरीट हानि का मतलब है कोरोना लॉस। तो कोरोना लॉस ओवरहेड लाइन जब आप देखेंगे तो उसका आकार कुछ यूं होता है और यहाँ से हमारे आर वाई बी 3 कंडक्टर जाते हैं। तो ये कह रहा है कि दो कंडक्टर के बीच की यदि स्पेस को हम बढ़ाएंगे तो फिर कोरोना हानि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर इसमें किरीट हानि यानी कोरोना हानि घटेगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बढ़ जाने की वजह से इसके एयर में ज़्यादा स्पेस हो जाता है, ताकि जो आयनीकृत एयर है इसके बीच में होगी वो अब जो मान है जैसे 30 किलो पर वोल्ट से स्टार्ट होता है, इससे कहीं ऊपर होने लगेगा। तो इससे हमें किरीट हानि यानी कोरोना हानि घटेगी। कब? जब दो वायर के बीच ओवरहेड लाइन में हम उसके बीच के स्पेस को बढ़ाएंगे तो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है, अगर दोनों के बीच अगर डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो फिर क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर उसमें खर्चे भी आने लगेंगे जिससे इफिशियंसी भी घटने का चांसेस रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर इस दोनों के बीच डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो फिर कोरोना हानि घटेगी ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्या तरंग की मध्य कोटि विधि और एकीकरण विधि का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। तो ये फार्मूला है आरएमएस मान होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आरएमएस मान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वोल्टेज के टर्म में हम आरएमएस मान निकालें तो भी आरएमएस इक्वल टू होता है भी मैक्स अपान √2 हो जाता है। इसके बाद अगर फॉर्म फैक्टर की बात किया जाए आरएमएस मतलब वोल्टेज का आरएमएस मान अपान एवरेज मान, ये फॉर्म फैक्टर का है और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। इसके बाद एक आ जाएगा पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर इक्वल टू करंट के टर्म में कहें तो पीक फैक्टर इक्वल टू आई मैक्स अपान आई आरएमएस मान होता है और इसका मान 1.14 होता है।
मतलब √2 का मान 1.414 हो जाता है। तो इसको भी आप सब जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन कि पी टाइप के अर्धचालक में क्या होता है। तो पहले पी टाइप और एन टाइप को आप समझिए, यह इंट्रेंसिक मटेरियल होते हैं, मतलब शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो इसमें क्या है कि पी टाइप, तब पी टाइप में क्या होगा, पी इसके लिए ट्रिक होता है बजी, मतलब पी टाइप के अंतर्गत कौन कौन से मटेरियल आएंगे, तो बोरान आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, गैलियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा, और ये 3 संयोजी होते हैं। पी टाइप मटेरियल है, इसका मतलब है कि इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर बोले हैं इसको बोलते हैं। और पी टाइप में फिर मेजोरिटी में कौन होगा, माइनॉरिटी में कौन होगा। मेजोरिटी का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वो हो, और माइनॉरिटी का मतलब है उसमें वह कम हो। तो पी टाइप में होल जो होते हैं, जिसे हम छिद्र बोलते हैं, पी टाइप में ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होगी। मटेरियल ये याद रखिएगा कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक आता है एन टाइप। एन टाइप में अगर मेजॉरिटी में कहें, बहुसंख्यक में, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी में बोलें तो होल्स होते हैं, जिसे हम छिद्र बोलते हैं। इसमें मटेरियल कौन कौन से आएंगे और ये कितने संयोजी होगा, तो ये 5 संयोजी होता है, पेंटावेलेंट होता है। इसमें आएंगे कौन कौन से मटेरियल, तो इसका ट्रिक होता है पाब, PAAB होता है। कौन कौन होंगे, फास्फोरस होगा, गैलियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा, और बिस्मथ हो जाएगा। अब यहाँ पूछा था पी टाइप में, तो पी टाइप में हमने आपको बताया कि पी टाइप में क्या होगा, तो पी टाइप में होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि पी टाइप को एक्सेप्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि अधिक छिद्र और कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप सब जरूर याद रखेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का कार्य स्क्रू नियम ... के समान होता है। कि सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम होते हैं। एक तो होता है राइट हैंड रूल, और इसी का दूसरा नाम होता है ग्रिप रूल, और दूसरा होता है मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम होता है। अब ये क्या कहता है कि राइट हैंड रूल, जिसे हम ग्रिप रूल कहते हैं, तो जब किसी कंडक्टर को दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो इसमें अंगूठा जो दिखाता है वो करंट की दिशा को दिखाता है, और अंगुलियां जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। इसके बाद मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम होता है। इसमें क्या है कि जब हम कोई स्क्रू को कसते हैं या ढीला करते हैं, मतलब खोलते हैं, तो जो स्क्रू के घूमने की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। और स्क्रू जब खुलता है तो ऊपर निकलेगा, और उसको कसेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऊपर और नीचे जाने का जो डायरेक्शन है वो करंट की दिशा को बताता है। तो सिमिलर हुआ ना, इसमें भी हम चुंबकीय क्षेत्र और करंट ही ज्ञात कर रहे हैं, और इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र और करंट ही ज्ञात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पूछा है कि मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम किसके समान है, तो राइट हैंड रूल के समान होता है, जिसे हम ग्रिप रूल भी बोला करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट हैंड रूल, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 147 नंबर क्वेश्चन कि तड़ित रोधन यानी लाइटनिंग अरेस्टर का चयन करते समय निम्नलिखित में कौन सा कारक अप्रभावित होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का जब हम चुनाव करेंगे तो इसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर्स होगा जिससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहले तो जानिए कि लाइटनिंग अरेस्टर है, ये हमें प्रोटेक्शन कैसे देगा। तो जितनी भी आकाशीय बिजली होती है बरसात के दिनों में, इसे हमें प्रोटेक्शन देता है। वो तुरंत सेंस करता है और तुरंत ग्राउंड कर देता है।
तो ये लगाया जाता है सब स्टेशन पे, ट्रांसफार्मर के जो हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग होती है वहाँ उस साइड इंस्टॉल किया जाता है। तो पहले नंबर तो ये सेंसिटिव डिवाइस है, तो इसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, मतलब भरोसा इसके अंदर होना चाहिए, वोल्टेज की भी रेटिंग होनी चाहिए, है ना। और इसके बाद इसका एक विशेष स्थान भी उपलब्ध होना चाहिए कि इसको कहाँ स्थापित करना है। जैसे ट्रांसफार्मर में कहाँ स्थापित करेंगे, तो ट्रांसफार्मर के करीब करते हैं तो फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होगी, जिस साइड आपको बड़ी बड़ी बूसिंग नज़र आएगी वो हाई वोल्टेज साइड होगी, तो उधर ही हम स्थापित करेंगे। तो ऑप्शन बी देखिए क्या करें कि स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान, बात तो सही है, स्थान पे ही स्थापित किया जाएगा, जैसे सब स्टेशनों में स्थापित किया जाता है ट्रांसफार्मर के। फिर वोल्टेज का भी इसमें होगा और विश्वसनीयता भी जरूर होगी। लेकिन निरोधक का भार कहें तो यह इसके पैरामीटर्स में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ये डाटा बेस्ड है, इसको आप सब जरूर याद रखेंगे। देखिए इसमें कहा है कि वहनीय प्रभेदन मशीनें, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का मतलब कि वह ड्रिल मशीन जिसे हम कहीं भी ले जा आ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब यही होता है। उच्च चालक पर परिचालित होती हैं और डाट व्यास तक के प्रभेदन के लिए उपयुक्त की जाती है। जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन होती है उसमें ड्रिल बीट जो होता है उससे होल किए जाते हैं, तो वह मैक्सिमम कितने व्यास में किए जा सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट डाटा तो यहाँ नहीं दिया है, हम आपको बताते हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा। 12.5 यानी 12.5 mm इसका एग्जैक्ट डाटा है। चूँकि 12 mm दिया है तो फिर 12 mm पे चले जाइए, याद रखिएगा 12.5 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, 149 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तांबे के तार का प्रतिरोध 20 सेंटीग्रेड पर 15 ओम है। यदि 20 सेंटीग्रेड पर तापमान गुणांक 0.004 है तो 40 सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। देखिए पहला 20 सेंटीग्रेड दिया है, ये पहला T1 है, और 15 ओम दिया है, ये पहला R1 है। फिर कह रहा है कि 20 सेंटीग्रेड पर इतना तापमान गुणांक है, तो ये अल्फा का मान 0.004 है, और 40 सेंटीग्रेड ये T2 का मान है, और रेजिस्टेंस R2 का मान पूछा गया है। तो फार्मूला है कि R2 इक्वल टू R1 कोष्ट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, हायर में से लोअर को माइनस करते हैं। R2 पूछा है तो ऐसे ही बैठेगा। अब ये R1 देखिए यहाँ 15 दिया है तो 15 रख देंगे, 1 प्लस अल्फा का मान 0.004 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस, तो 40 सेंटीग्रेड में से 20 सेंटीग्रेड आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में इसको हल करते हैं, तो 15 हो जाएगा, ये 1 प्लस, जब इसमें आप गुणा करेंगे तो 20 चौका 80 हो गया। अब इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 ही डिजिट बन रहा है, तो एक 0 बढ़ा करके पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा। जब इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1.080 इंटू ये 15 से जब आप गुणा करेंगे तो यह बनेगा कितना, इतने में आपको गुणा करना है, तो यह 16.2 आएगा। अब यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16.2 ओम। इसको ज़रूर इससे आप गुणा करिएगा, इतना एग्जैक्ट डाटा आएगा। उम्मीद भी करेंगे आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन कि पिजरी प्रेरण मोटर में उपयोग किए जाने वाले रोटर स्लॉट के टेढ़े होने का निम्नलिखित में कौन सा कारण गलत है। देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 2 एंड रिंग होती है, ये कॉपर की बनी होती है, और इसमें रोटर के कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो इसमें एंड रिंग जो
लगाई जाती है और इस पे छड़ें शॉर्ट सर्किटेड वेल्डिंग कर दी जाती हैं, ब्रेजिंग कर दी जाती हैं। तो इन्हें कुछ स्क्यू किया जाता है, मतलब तिरछा रखा जाता है। तो तिरछा रखने से ये एडवांटेज होता है कि हमें टार्क जो मिलता है वो स्मूथ मिलने लगता है। उसके बाद नॉइस जो होती है वो साउंड वो कम हो जाती है और उसमें गुंजन भी कम हो जाता है। लॉकिंग की भी समस्या मिनिमम हो जाती है और टार्क जो है वह स्मूथ मिलता है, ये चीज़ समझिएगा। अब आइए ऑप्शन पे। ऑप्शन जो कह रहा है कि मोटर का शांति प्रचालन स्क्यू करने से, मतलब तिरछा करने से शांति प्रचालन होगा, गुंजन नॉइज भी कम आएगी और रोटर की विभिन्न स्थितियों से निर्बंध वाला गुण वक्र देता है। ये भी बात सही है। चुंबकीय पाथन में वृद्धि होगी, चुंबकीय पाथन में वृद्धि नहीं होती है। यही इसका गलत स्टेटमेंट है और गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 22 दिसंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हमने 150 कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया 6 पार्ट में। यदि आप इससे पहले के पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल रखे हैं, वहां से आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी प्यारे साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching this video.